आज के सेशन में हम बात शीत युद्ध की करेंगे। शीत युद्ध या कोल्ड वॉर क्या है और इसके क्या प्रमुख कारण थे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो परिस्थितियां उभरी, जिसमें दो महाशक्तियों के बीच बड़े शत्रुतापूर्ण तनावपूर्ण संबंध स्थापित हुए और लगभग 1990 तक चले। इस पीरियड को, इस पूरे काल को शीत युद्ध का काल कहा जाता है। शीत युद्ध ने इस पूरे पीरियड में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को इतना अधिक प्रभावित किया कि अंतर्राष्ट्रीय किसी भी मुद्दे को शीत युद्ध से अलग करके देखा जाना संभव नहीं। तो इस संदर्भ में दो बातें हम आज करेंगे। पहली बात ये समझने का प्रयत्न करेंगे कि शीत युद्ध है क्या और ये क्यों। दूसरी बात, ये क्यों और कैसे अस्तित्व में आई। सबसे पहले शीत युद्ध है क्या। शीत युद्ध वास्तविक युद्ध से केवल इतना भिन्न है, विद्वानों ने जिसे परिभाषित करने की कोशिश की है, केवल इतना भिन्न है युद्ध से कि जहां वास्तविक युद्ध में दोनों ओर की सेनाएं युद्ध भूमि में लड़ती हैं तथा एक दूसरे को परास्त करने के लिए, एक दूसरे को शिकस्त देने के लिए, एक दूसरे को पर जीत हासिल करने के लिए बहुत सारे हथकंडों का इस्तेमाल करती है। शीत युद्ध यदि सेनाओं को या सेनाओं के प्रत्यक्ष युद्ध को निकाल दे तो युद्ध की जितनी भी परिस्थितियां हैं, युद्ध के जितने भी हथकंडे हैं, युद्ध के जितने भी तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सभी इसमें व्याप्त हैं या इन परिस्थितियों में लागू होते हैं। केवल और केवल शीत युद्ध की अवस्था में दोनों ओर की सेनाएं युद्ध भूमि में प्रत्यक्ष रूप से युद्ध नहीं कर रही होती। तो शीत युद्ध भी एक युद्ध की स्थिति है जिसमें दो ओर की सेनाएं प्रत्यक्ष रूप से न युद्ध करते हुए भी एक ऐसे तनावपूर्ण, ऐसे शत्रुतापूर्ण, ऐसे वैमनस्यता से भरे हुए, एक दूसरे को परास्त करने की इच्छा रखते हुए, एक दूसरे के विस्तार को कम करने के लिए, एक दूसरे पर विजय प्राप्त करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसलिए शीत युद्ध को हम अनईजी पीस भी कहते हैं, तनावपूर्ण शांति भी कहते हैं, जिसमें युद्ध के जो तनाव है वो मौजूद है परंतु युद्ध नहीं हो रहा है, शांति बनी हुई है, तकनीकी रूप से शांति बनी हुई है। तो बहुत सारे, सबसे पहली बात तो यह है कि इस टर्मिनोलॉजी को सबसे पहले मशहूर विद्वान बर्नार्ड बरुच ने इस्तेमाल किया, बाद में लिपमैन और अन्य राजनीतिक शास्त्रियों ने इसे प्रसारित किया। E.M. फॉस्टर के द्वारा शीत युद्ध हथियारों से लड़ा जाने वाला युद्ध नहीं है, बल्कि यह लोगों के मस्तिष्क में लड़ा जाने वाला युद्ध है। नेहरू ने भी इस पर अपनी टिप्पणी करते हुए कहा कि यह मस्तिष्क पर आधारित वाद, इट्स अ वार इन द ब्रेन्स, इट इज अ वार ऑफ नर्व। ये मानसिक दृढ़ता का युद्ध है। कई विद्वानों ने कहा कि यह दुष्प्रचार का युद्ध है। अन्य सारे विद्वानों ने अलग अलग पक्ष को जो है आधार बनाकर शीत युद्ध को परिभाषित करने की कोशिश की। हम सामूहिक रूप से समझने का प्रयास करें कि वास्तव में शीत युद्ध में क्या क्या चीजें शामिल हैं, एक एक करके देखें। सबसे पहली चीज, शीत युद्ध को वैचारिक द्वंद्वता का युद्ध कहते हैं। वैचारिक द्वंद्वता
एक और सोवियत संघ और दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका, दो महाशक्तियां द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आती है। दोनों ही विपरीत विचारधारा का समर्थन करती है। सोवियत संघ जहां साम्यवादी विचारधारा का पोषण करता है, उसके प्रचार प्रसार के लिए हमेशा तत्पर है, उसका समर्थन करता है, वहीं दूसरी ओर पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित प्रजातांत्रिक उदारवादी व्यवस्था का समर्थन संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके समर्थित देश करते हैं। दोनों ही ये मान करके चलते हैं कि जो उनकी विचारधारा है वही मानवता के लिए हितकर है और जो दूसरे खेमे की विचारधारा है वो मानवता विरोधी है, और इसलिए दोनों ही विचारधाराओं में सीधा विरोधाभास है, सीधा टकराव है। और इसलिए जब से 1917 में सोवियत रूस में साम्यवादी क्रांति हुई, तब से ही पूंजीवादी व्यवस्था के देश या तथाकथित जो है प्रजातांत्रिक उदारवादी राज्य मिल करके इस प्रयास में रहे कि साम्यवादी विचारधारा पर आधारित व्यवस्था के विस्तार को कैसे रोका जाए। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि ये विचारधाराओं का युद्ध था। दोनों ही तरफ दो मजबूत विचारधाराएं थी जो आपस में टकरा रही थी। दूसरी चीज, विचारधारा विपरीत होने के साथ साथ ये राजनीतिक अविश्वास, पॉलिटिकल मिसट्रस्ट पर आधारित था। दोनों एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देख रहे थे। पश्चिमी देश के लोग सोवियत संघ और उसके समर्थित राज्यों के लोग को शंका की दृष्टि से देखते थे, उनकी किसी बातों का यकीन नहीं करते, और सोवियत संघ जो है वो पश्चिमी देशों के द्वारा अपनाए गए हर एक नीति, हर एक मूव को शंका की दृष्टि से देखते थे। उनको लगता था कि वो षड्यंत्र हो रहा है। दोनों ही ओर ये शंका व्याप्त थी, लैक ऑफ ट्रस्ट था, विश्वास का अभाव था, और ये विश्वास के अभाव ने शीत युद्ध को जो है बहुत तीव्रता प्रदान की। तीसरा तत्व जिसमें शामिल था, दोनों ही देश युद्ध के बिना कूटनीतिक तरीके से, आर्थिक तरीके से या अन्य प्रकार के तरीके से अपने प्रभाव क्षेत्र का विकास और विस्तार करना चाह रहे थे और दूसरे के विस्तार और विकास को रोकना चाहते थे। तो ये इट वॉज ए वॉर ऑफ इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस और कंटेनिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ द अपोजिशन ऑफ द अदर। अपने विचारधारा को, अपनी व्यवस्था को विस्तार दे रहे थे, उसको बढ़ाना चाहते थे, और दूसरे के जो है प्रभाव को रोकना चाहते थे। अगला एस्पेक्ट है कि ये गुटों के निर्माण पर आधारित था। दोनों ही पक्ष के लोग अपने समर्थित देशों के साथ सैनिक, सामरिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रकार की गुटबंदी कर रहे थे। इट वॉज बेस्ड ऑन फॉर्मिंग अलायंसेस एंड काउंटर अलायंसेस। एक अलायंस बनाता, एक गुट बनाता, दूसरा उसका काउंटर गुट बनाता, और इस तरह से वो अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाना चाहता, अपनी सुरक्षा की भावना को जो है विस्तृत करना चाहता था। एक और महत्वपूर्ण चीज इसमें शामिल थी और वो था दुष्प्रचार। इट वॉज वॉर ऑफ प्रोपेगेंडा फ्रॉम बोथ द साइड्स। दोनों ही पक्ष एक दूसरे के विरुद्ध दुष्प्रचार में इतनी गहनता से लीन था कि दोनों ही पक्ष चाह करके भी एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। हालांकि द्वितीय विश्व के दौरान दोनों ही देश मिलकर के जर्मनी, इटली और जापान का मुकाबला कर रहे थे, परंतु उस समय भी दोनों ही तरफ के देशों में जो मीडिया था
जो प्रचार और प्रसार के दूसरे यंत्र थे, उनके द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध जो है हमेशा दुष्प्रचार जो है वह चल रहा था। तो इट वॉज अ वॉर ऑफ प्रोपेगेंडा, दुष्प्रचार का युद्ध था। एक और एस्पेक्ट इसका था, इट वॉज ए साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, हतोत्साहित कर देने की कोशिश थी। इस तरह का दुष्प्रचार कि दूसरे को हतोत्साहित कर दे, डिमोरलाइज कर दे, इस तरह की बात है। तो इट वॉज ए साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। इट वॉज ऑल्सो बेस्ड ऑन प्रॉक्सी वॉरफेयर। इट वॉज नॉट ए डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन। सैन्य युद्ध जो है वो सीधा नहीं था, तो उसके परोक्ष रूप से था। दो गुट लड़ रहे हैं, एक गुट को सोवियत संघ ने समर्थन देना शुरू कर दिया, दूसरे को अमेरिका ने शुरू कर दिया। वास्तव में प्रत्यक्ष रूप से दो गुट लड़ रहे हैं, परंतु दो महाशक्तियां जो है परोक्ष रूप से लड़ती हुई। इट वाज टोटली ए प्रॉक्सी वॉरफेयर हर जगह। और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक महत्वपूर्ण संगठन का निर्माण, जिसको हम संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, उसके निर्माण होने के बावजूद हम लोगों ने कभी भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर शांति से बैठ करके उनका हल ढूंढने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि हर मुद्दा जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष लाया गया, दोनों महाशक्तियों की विपरीत विचारधारा या दोनों ही एक दूसरे के विरुद्ध समर्थन करने वाले गुटों के कारण उनके कभी जो है सहमति नहीं बन पाई। दोनों ही महाशक्तियों में आणविक हथियार के को विकसित करने का और उससे और अधिक कारगर बनाने की होड़ थी। हालांकि इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट भी रहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है एक अनईजी पीस जो है वो स्थापित हुआ, क्योंकि युद्ध की परिस्थिति में आणविक हथियार ने एक ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर दी जिसमें म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की संभावना थी। इसलिए कोई भी महाशक्ति जो है वो युद्ध करने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि युद्ध करने का मतलब था कि अपने अस्तित्व को भी समाप्त कर देना। तो कुल मिलाकर के ये शीत युद्ध एक ऐसी परिस्थिति थी जिसमें सेनाएं युद्ध नहीं कर रही थी, लेकिन युद्ध के और जितने भी तंत्र होते हैं, जितने भी तरीके होते हैं, जितने भी और एलिमेंट्स होते हैं, वो सभी चीज़ें इसमें मौजूद थी, और इसी को शीत युद्ध कहते हैं। अब दूसरा पक्ष है कि शीत युद्ध के कारण क्या थे। शीत युद्ध के कारण ढूंढने जाएंगे तो जो सोवियत संघ के पक्षधर हैं वो इसका ब्लेम, इसकी जिम्मेदारी अमेरिका पर डालते हैं, और अमेरिका समर्थित देशों से यदि पूछे तो वह इसकी जो है जिम्मेदारी सोवियत संघ पर डालते हैं। लेकिन दरअसल युद्ध की शुरुआत के संदर्भ में हम निष्पक्ष रूप से ये कह सकते हैं कि ये क्रिया और प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर आधारित थी। ये घटनाएं घटी और उस घटनाओं के आधार पर दूसरे पक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया दी, तो इस प्रतिक्रिया के बदले फिर दूसरी तरफ से एक और क्रिया हुई और फिर प्रतिक्रिया हुई। इस तरह से एक्शन रिएक्शन के कारण जो है वो शीत युद्ध का जन्म होता है। कोई देश को इसके लिए फुल्ली रिस्पॉन्सिबल करार नहीं दिया जा सकता। तो सबसे पहले हम इस दोनों को दो भागों में बांट कर देखें कि सोवियत संघ और अमेरिका दोनों के क्या ग्रीवांसेस थे, दोनों अपनी अपनी ओर से क्या तर्क प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले जो है हम सोवियत संघ के संदर्भ में देखें कि पश्चिमी पक्ष सोवियत संघ पर क्या आरोप लगाते हैं। पहली चीज तो यह है कि सोवियत संघ के द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही सोवियत संघ जो है पश्चिमी देशों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, उन्हें भरोसा नहीं था। इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही सोवियत संघ ने यह कोशिश की कि अपने देश की सुरक्षा के लिए और जर्मनी और अन्य जो है जो यूरोपीय शक्तियां थी, पश्चिमी यूरोप के देश थे, उनके बीच एक बफर जोन क्रिएट करने की उन्होंने कोशिश की। और इसीलिए सोवियत संघ ने
ईस्टर्न यूरोप के बहुत सारे राज्यों पर कब्जा कर लिया। केवल कब्जा ही नहीं किया बल्कि वहां पर उन्होंने अपने समर्थित सरकार को स्थापित किया, और उनकी मंशा ये थी कि सोवियत संघ और जर्मनी और अन्य जो है विरोधी शक्तियां उनके बीच जो है एक एक जो है सेफ जोन क्रिएट किया। इस कृत्य से पश्चिमी देशों के जो लोग थे, पश्चिमी देशों के जो नेता थे, वो काफ़ी परेशान थे, क्योंकि लगातार इसमें सोवियत संघ को सफलता मिल रही थी, और सोवियत संघ की सफलता को पश्चिमी देशों के लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, उसे हर हाल में रोकना चाहते थे। तो पहला कारण तो ये था। दूसरी चीज, सोवियत संघ पर पश्चिमी देशों का आरोप है कि उसने याल्टा समझौते का उल्लंघन किया। याल्टा समझौता में लगभग ये तय हो गया था कि जो देश युद्ध के पश्चात जो जिन देशों का नाम निशान मिट गया, उन देशों और जो देश इन देशों के कब्जे में आए हैं, सभी मिल करके, खास करके ईस्टर्न यूरोप के देशों में एक मौका जो है वहाँ पर प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को दिया जाएगा। लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद सोवियत संघ ने इसे मानने से इनकार कर दिया। रादर इन्होंने उसके विपरीत अपनी प्रतिक्रिया दी और इन देशों में अपने धीरे धीरे अपने समर्थित गुटों को सत्ता में स्थापित करना शुरू किया, और इसको अपने अपने वहाँ पर जो है समाजवादी व्यवस्था का निर्माण करके इन देशों को अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लिया। इससे जो है पश्चिमी देश काफ़ी परेशान हुए, और जो है उन्होंने हर हाल में सोवियत संघ के प्रभाव को रोकने की योजना बनानी शुरू कर दी, जिससे शीत युद्ध की शुरुआत कह सकते हैं। एक और चीज़ कही जाती है, पश्चिमी देश सोवियत संघ पर जो है वो आरोप लगाते हैं कि एक समझौते के अनुसार ईरान के संदर्भ में ये निर्णय लिया गया था कि युद्ध समाप्ति की 6 महीने के भीतर सारे जो देश हैं, वो जो विदेशी सेनाएं जो वहाँ पर, वो अपनी सेनाओं को वापस बुला लेंगे। समझौते का पालन करते हुए पश्चिमी देशों के, खास करके ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ने, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने अपनी सेनाओं को वापस बुला लिया, लेकिन सोवियत संघ नॉर्दर्न ईरान से हटने के लिए राजी नहीं हुआ। रादर उन्होंने ईरान की सरकार पर दबाव डालकर एक समझौता किया, और उसमें कुछ जो है वहाँ पर ऑयल फील्ड में जो है कुछ राहत लेने की कोशिश की। इस एक्शन ने भी पश्चिमी देशों में जो है एक शंका पैदा कर दी कि हर हाल में हमें सोवियत संघ को रोकना पड़ेगा, क्योंकि उनके इंटेंशन ठीक नहीं है। इसी समय एक और घटना होती है ग्रीस और टर्की में। इन दोनों ही देश में सोवियत संघ ने अपने समर्थित गुटों का एक्टिवेट किया, और जो है वहाँ उनके द्वारा जो है सत्ता के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया गया, और सत्ता प्राप्त करने की कोशिश की जाने लगी। पश्चिमी यूरोप की तरफ जो है सोवियत संघ के प्रभाव को बढ़ते हुए देखकर पश्चिमी यूरोप और अमेरिका मिलकर काफ़ी परेशान हुए, और इसीलिए अमेरिका ने यहाँ से शुरुआत की अपने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की। और ये पहला मौका था जहाँ पर अमेरिका खुले तौर पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हस्तक्षेप करने के लिए तैयार हुआ, और उन्होंने एक सिद्धांत, ट्रूमैन सिद्धांत के नाम का प्रतिपादन किया, जिसके अंतर्गत पहली बार $400 मिलियन की सहायता रूस और टर्की की सरकार को देने की पेशकश की गई, ताकि वह साम्यवादी गुटों के प्रहार को जो है वो निस्तेज कर सके और उसे उसको प्रभाव से बताया जा सके। ये पहला अटेम्प्ट था जहां से अमेरिका अब खुले तौर पर सोवियत संघ के साम्यवादी कुचक्र के प्रभाव को रोकने का प्रयास कर रहा था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण। जर्मनी और बर्लिन की समस्या है, यह भी शीत युद्ध की शुरुआत में, या शीत युद्ध को तीव्र करने में बहुत महत्वपूर्ण रही है। जर्मनी का मामला भी वैसा ही था। जर्मनी पर चारों ही तरफ से आक्रमण हुए थे, और चारों ही तरफ से 4 प्रमुख शक्तियां, सोवियत संघ, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन की सेनाएं जो जर्मनी में घुसी थी, जिन जिन क्षेत्रों पर इनकी सेनाओं का कब्जा था वो उनके प्रभाव क्षेत्र में थी। समझौते के अनुसार
सभी सेनाओं को वहाँ से हटना था, परंतु ऐसा नहीं हुआ और दोनों ही गुट के बीच तनाव बढ़ने लगा। तनाव जब बढ़ा तो अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने अपने क्षेत्र को मिला करके वेस्ट जर्मनी और वहाँ पर फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी का का गठन कर दिया। उसके प्रतिक्रिया में सोवियत संघ ने अपने प्रभाव वाले जर्मनी में जो है अपने समर्थित जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की स्थापना कर दी। तो इस तरह से जर्मनी का विभाजन हो गया। बाद में बर्लिन को लेकर के भी बड़ी समस्या हुई। बर्लिन का ब्लॉकेट कर दिया गया और ब्लॉकेट के प्रतिक्रिया में अमेरिका ने मैसिव एयरलिफ्ट किया और अपने उन लोगों को जो पश्चिमी देशों के समर्थन में थे या उन क्षेत्रों में जो पश्चिमी देशों के नियंत्रण में थे, वहाँ पर उन्होंने हवाई मार्ग से सुविधाएं पहुँचाई। इन घटनाओं ने मिल करके जो है काफ़ी जो है दोनों में शत्रुता को और प्रगाढ़ कर दिया और इस तरह से दोनों में तनाव बढ़ता रहा। सोवियत संघ का लगातार वीटो का प्रयोग सुरक्षा परिषद में, इस प्रश्न ने भी पश्चिमी देशों को बहुत परेशान कर दिया और सोवियत संघ के कनाडा और अमेरिका में मुख्य रूप से जासूसी करने की और दुष्प्रचार करने की जो प्रवृत्ति थी, इसको भी जो है पश्चिमी देशों ने बड़ी गंभीरता से लिया और ये सारे फैक्टर जो है ये पश्चिमी देशों के समर्थक या संयुक्त राज्य अमेरिका के समर्थक देश सोवियत संघ पर ये आरोप लगाते हैं कि इन कारणों से ही जो है शीत युद्ध की शुरुआत हुई और शीत युद्ध में तीव्रता आई। लेकिन ऐसा नहीं है। सोवियत संघ के पास भी बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण वो अमेरिका पर या अमेरिका के गुट पर आरोप लगाता है कि उसने शीत युद्ध की शुरुआत की। सबसे पहली बात ये कहता है कि जिस समय सोवियत संघ में क्रांति हुई उस समय से ही पश्चिमी देशों ने भिन्न भिन्न प्रकार से सोवियत संघ के विरुद्ध षड्यंत्र किया और लगातार ये प्रयास किया कि इस व्यवस्था को मिटा दिया जाए। इसी के कारण जो है सोवियत संघ के मन में लगातार जो है पश्चिमी देशों के प्रति जो है शंका बनती रही और एक तरह से जो है शत्रुता बनती रही। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कुछ घटनाएं घटी जिससे सोवियत संघ जो है काफी आशंकित हो गया कि पश्चिमी देश लगातार ये षड्यंत्र पूर्वक इसे समाप्त करना चाहते हैं। जैसे जब जर्मन अटैक सोवियत संघ पर हुआ तब सोवियत संघ ने पश्चिमी देशों से आग्रह किया कि वो उसके विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोले ताकि जो है जर्मन आक्रमण की तीव्रता जो है वो कम की जा सके। लेकिन पश्चिमी देश में खास करके रूजवेल्ट और चर्चिल ने तुरंत दूसरा मोर्चा खोलने की स्थिति से इनकार किया। इस घटना ने सोवियत संघ पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने इस घटना को इस रूप में लिया कि पश्चिमी देश उसे बर्बाद होने देना चाहते हैं। उनकी मंशा है कि ये सोवियत संघ बर्बाद हो जाए। इससे उसमें काफ़ी जो है कड़वाहट आ गई। सोवियत संघ को, चूँकि सोवियत संघ सीधे जर्मनी से लड़ रहा था, इसलिए वो चाहता था कि पश्चिमी देश जो है उनकी सहायता करें, लेकिन उस सहायता मात्र जो है 4%, पूरे खर्चे का 4% मात्र थी, जिससे वो काफ़ी जो है क्षुब्ध हुए और जो है उनके प्रति अविश्वास लगातार बढ़ा। साथ ही साथ लैंड लीज एक्ट के अंतर्गत जो सहायता दी जा रही थी उसको अचानक बंद कर दिया गया। एक समझौता हुआ था जिसमें पश्चिमी, खास करके अमेरिका जो है यूरोप के देशों को जो जर्मनी के विरुद्ध लड़ रहे थे उनको सहायता दे रहा था। ये सहायता सोवियत संघ को मिल रही थी, लेकिन अचानक बंद कर दिया गया, जिसके कारण भी सोवियत संघ बहुत परेशान हो गया, चूँकि ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था और उन्होंने उसको इस रूप में देखा कि वास्तव में पश्चिमी देश उनकी सहायता करना नहीं चाहते। एक और कारण और बहुत महत्वपूर्ण कारण रहा कि अमेरिका ने जब परमाणु अस्त्र का आविष्कार कर लिया तो इस रहस्य को ब्रिटेन के साथ स्वीकार तो साझा किया,
लेकिन स्टालिन से, सोवियत संघ से इसको छिपाया गया। और जब अंतिम समय में जब इसका प्रयोग किया जाने लगा, तब ये जब बात रिवील हुई, तो इसके कारण सोवियत संघ बहुत ही चुप हो गया, बहुत नाराज हो गया, चूंकि सभी देश मिलकर के लड़ रहे थे और इस बात पर सहमति थी कि जो कुछ भी नए नए शास्त्र का आविष्कार होगा वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, परंतु इसको छिपाए रखना। और अंत में जब जापान पर आक्रमण किया जाने वाला था, तब जाकर के इस रहस्य का उद्घाटन करना परेशान कर दिया। और इसीलिए उन्होंने इसे भी देखा कि इस घटना को इस रूप में देखा कि इसका इस्तेमाल वो सोवियत संघ के विरुद्ध भी किया जा सकता है, इसलिए पूरी बाद में इसीलिए उन्होंने अपनी पूरी क्षमता को जो है परमाणु हथियार बनाने की दिशा में मोड़ दिया था। ये एक महत्वपूर्ण है। और पश्चिमी देशों के द्वारा लगातार दुष्प्रचार, हालांकि सोवियत संघ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के साथ मिलकर के जर्मनी में और इटली के विरुद्ध युद्ध लड़ रहा था, लेकिन उसके बावजूद सोवियत संघ के विरुद्ध इन देशों के मीडिया के द्वारा या अन्य प्रचार तंत्रों के द्वारा दुष्प्रचार नहीं रोका। इन घटनाओं को सोवियत संघ ने इस रूप में देखा कि पश्चिमी देश उस पर कभी भी विश्वास नहीं कर सकते, कभी भी उसको स्वास्तित्व की भावना से नहीं देख सकते, और इसलिए इनके विरुद्ध शत्रुता को उन्होंने स्वीकृति दे दी। तो इस तरह से दोनों ही तरफ से क्रिया और प्रतिक्रिया के रूप में जो है घटनाएं घटती रही है, और हर प्रत्येक घटनाओं ने शीत युद्ध को तीव्र करने में अपना योगदान दिया। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है 3-4 साल में ही शीत युद्ध अपने चरम सीमा पर पहुंच गया। तो आज ये शीत युद्ध के कारण आज इतना ही।